संघर्षकालीन भारत, जिसमें हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश का अंतिम शासक हमने पढ़ा था कयूमर्स। क्या पढ़ा था? कयूमर्स। क्यूमर्स से जस्ट पहले था कैकुबाद। क्या था? कैकुबाद। देखो, कयूमर्स एक बालक था। कयूमर्स क्या था? एक बालक। इसलिए लगभग इतिहासकार अंतिम शासक किसे मानेंगे? कैकुबाद को, क्योंकि ये तो एक बालक है। कैकुबाद के समय दीवाने आरिस, किसके? दीवाने आरिस। दीवाने आरिस के पद पर कौन नियुक्त होता है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। देखो, खिलजी। हम बलबन पढ़ चुके हैं, गयासुद्दीन बलबन, जो कहां तक रहा था? लगभग 86 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र कैकुबाद शासक बनता है। कैकुबाद के समय दीवाने आरिस कौन बनता है? जलालुद्दीन खिलजी। दीवाने आरिस क्या था? सैन्य विभाग का सबसे बड़ा पद था। दीवाने आरिस कौन होता था? सेना का सबसे बड़ा प्रमुख होता था। मतलब सेना की शक्ति किसके हाथ में थी? दीवाने आरिस के हाथ में। और दीवाने आरिस कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। देखो, कैकुबाद की मृत्यु के बाद कयूमर्स शासक बना। कयूमर्स को इन्होंने मतलब खिलजियों ने, या जो प्रशासन में मुख्य अमीर कह सकते हैं। अमीर एक क्या है? उच्च पद होता था। अमीर क्या होता था? अमीर। ठीक है। अमीरों ने किसे बनाया? कयूमर्स को। कयूमर्स एक बालक था, और इस बालक को फिर बाद में इसकी बालक की हत्या कर देते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी 1290 में, कब? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है। किसकी? खिलजी वंश। मतलब हम दिल्ली सल्तनत में अब कौन सा दूसरा वंश पढ़ने जा रहे हैं? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। देखो, 1290 में किस वंश का उदय हुआ? खिलजी वंश का। इसे क्या कहते हैं? खिलजी क्रांति। क्या कहते हैं? खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति। जलालुद्दीन खिलजी शासक नहीं बनना चाहता था, मतलब गद्दी पर नहीं बैठना चाहता था, लेकिन इसके मूल जाति के लोग, खिलजी, ठीक है, खिलजी जाति के लोगों ने इसे गद्दी पर बिठा दिया। क्यों? क्योंकि कयूमर्स एक बालक था। शासक कौन बना था? एक बालक को शासक बनाया था। जब इसके मूल जाति के लोगों ने, या इसके अमीर, जो अन्य वो बड़े सैन्य पदों पर व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, ये तो बालक है, एक बालक। अब जो गुलाम वंश, इस वंश का अन्य नाम क्या था? इल्बरी, यामिनी। इस वंश के लोग अब गद्दी पर, मतलब इस दिल्ली की शक्ति को संभालने के काबिल नहीं है, भाई एक बालक है। तब इनकी मतलब शक्तियां हमें हथियार लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हथियार लेनी, मतलब अपना लेनी चाहिए कि भाई इन्हें हटा देना चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने भी इनके लिए कुर्बानियां दी है। भाई हमारे इनके पुरखों ने कुर्बानियां, क्योंकि ये भी सेवा में थे। देखो, ये भी दीवाने आरिस के पद पर है, एक महत्वपूर्ण पद होता था। तो जलालुद्दीन खिलजी कयूमर्स की हत्या करके 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। समझ में आ गया आपको? देखो, जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना देखते हैं हम। अब एक बात इसमें याद रख लेना कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कयूमर्स। फर्स्ट शासक और अंतिम शासक, ये दोनों महत्वपूर्ण है, मतलब प्रश्न इन्हीं पर बनता है। ठीक, फर्स्ट शासक और अंतिम शासक। और गुलाम वंश में सबसे शक्तिशाली कौन रहा? शासक बलबन, जिसने कौन सी नीति अपनाई थी? लौ और रक्त की नीति। ठीक है। देखो, अब पढ़ते हैं हम खिलजी वंश। कौन सा पढ़ रहे हैं? खिलजी वंश। खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में दूसरा वंश है खिलजी वंश। देखो, पूरे वंश का कार्यकाल देख रहे हैं, 1290 से 1320 तक। कहां से कहां तक? ईस्वी। 1290 से 1320 ईस्वी तक। 1290 से 1320 ईस्वी तक किस वंश की स्थापना हो रही है? खिलजी वंश। कब हो रही है? 1290 में।
स्थापना कौन करता है? प्रश्न क्या बनेगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? क्या नाम याद रखोगे? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। या फिर प्रश्न बनेगा कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। या फिर क्या प्रश्न बनेगा कि खिलजी वंश का उदय कब हुआ? खिलजी वंश का उदय कब हुआ? तो कब हुआ? 1290। ठीक है, देखो अब जलालुद्दीन कौन शासक बनेगा? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ये शासक, देखो ये शासक कब बनता है? 70 वर्ष की उम्र में। 70 वर्ष की उम्र में, मतलब 70 वर्ष की उम्र में 70 की उम्र में, मतलब 70 वर्ष। समझ रहे हो आप? एक बूढ़ा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति शासक बन रहा है? बूढ़ा। समझ रहे हो आप? मतलब इसे भी अब गद्दी से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना रहता है? 1296 से 1296, 1296। ठीक है, 1296। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा। कितना? 6 वर्ष का। देखो 70 वर्ष की उम्र में ये शासक बनता है। ठीक है, इसके बाद 1296, इसके बारे में देखो कोई महत्वपूर्ण बात है तुम्हारे मतलब क्लास 10 की पुस्तक में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ महत्वपूर्ण बात ही पढ़नी है। ठीक है, इसने रणथंभौर वगैरह अभियान किए थे, लेकिन हमारे पुस्तक में नहीं दिए, इसलिए हम इन पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसकी हत्या कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कब करता है? 1296। कब? 1296 में इसकी किसकी हत्या कर देता है? जलालुद्दीन खिलजी की। 1296 में गद्दी पर कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी। देखो जलालुद्दीन, उसके बाद कौन है? अलाउद्दीन। अब 1296 से 1316 तक, कहां से कहां तक? 1316 तक कौन शासक रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। समझ रहे हो? देखो जलालुद्दीन की हत्या कैसे करता है? वैसे हमारी पुस्तक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी एक चतुर व्यक्ति है। फर्स्ट तो ये है कौन? ये जलालुद्दीन का भतीजा है। कौन है? भतीजा। समझ रहे हो? भतीजा मतलब भाई का पुत्र। ठीक, और इसका क्या रिलेशन था? ये इसका दामाद था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का पति। समझ रहे हो? देखो एक तो इसका अलाउद्दीन का जलालुद्दीन के साथ क्या है? एक तो उसका भतीजा है, एक दूसरा उसका दामाद है। अलाउद्दीन के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसे बड़ा, मतलब राज कार्य में बड़ा ये जलालुद्दीन करते हैं। सेना के बड़े बड़े पद पर होता है ये भी। ठीक है, ये मंगलों के आक्रमण को असफल करता है एक बार। कौन लड़ने जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, सेना का नेतृत्व। मतलब सेना में इसकी इमेज पहले से ही बढ़ चुकी है। ठीक है, सेना में इसकी इज्जत पहले से ही बढ़ चुकी है। और ये देख बुजुर्ग व्यक्ति है। क्या है? एक बुजुर्ग व्यक्ति है। देखो अलाउद्दीन खिलजी बिना जलालुद्दीन, देखो शासक कौन है? जलालुद्दीन था। बिना इसकी परमिशन के देवगिरी पर आक्रमण करता है। किस पर? देवगिरी। और देवगिरी से ये बहुत सारा धन लूटता है। क्या? बहुत सारा धन लूटता है। किस पर आक्रमण करता है? देवगिरी पर। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है और बिना जलालुद्दीन की परमिशन के। ठीक है, देवगिरी दक्षिण भारत में पड़ता है। देखो देवगिरी से इसे बहुत सारा धन प्राप्त होता है। क्या होता है? ठीक है, ये धन संपदा अलाउद्दीन अपने पास रख लेता है। अब देखो ये शासक है तो इसे पता तो चलेगा भाई, इसकी बिना परमिशन के कार्य हुआ है, लेकिन इसे पता तो, जानकारी तो चलेगी। तो इसने क्या किया? देखो ये इससे बहुत प्रेम करता था, अलाउद्दीन से। मतलब देखो इसने क्या है, इसका भतीजा है, अपनी बेटी का पति बनाया, मतलब दामाद है इसका, तो ये इससे प्रेम करता था। ठीक है, लेकिन ये देवगिरी का धन है अपने पास रखना चाहता था। लेकिन फिर भी इसे पता चला तो इसने अलाउद्दीन को दिल्ली बुलाया कि भाई दिल्ली आ जाओ। देखो दिल्ली आया, तब इसने बहाना बनाया। इसने पहले तो हाँ बोल दिया कि हाँ हम दिल्ली आएंगे, लेकिन दिल्ली से थोड़ा
मतलब पास में ये स्थान पड़ता है यूपी में कड़ा। क्या? कड़ा। यहीं पर देख देते हैं, ये देखो, क्या? कड़ा। कहाँ पर पड़ता है? यूपी। जस्ट गंगा के किनारे है, जस्ट गंगा के। कड़ा कहाँ पड़ता है? कड़ा गंगा के किनारे, यूपी में गंगा के किनारे, गंगा नदी है। जलालुद्दीन को कहता है कि भाई आप, मैं दिल्ली नहीं आ सकता ना, आप आ जाओ मिलने, ठीक है। ये इससे मिलना आता है। अब ये पूरी प्लानिंग बना के रखता है कि भाई आए तो इसकी हत्या कर देंगे और हम गद्दी पर बैठेंगे। मतलब ये तो इसे प्रेम करता था, इसे पता नहीं था कि ये मेरी हत्या कर देगा। और ये प्रेम में अंधा चला आता अपने भतीजे के पास, ठीक है, और इसका दामाद इसकी हत्या कर देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, तो ये तो इसके पास चला आता है लेकिन ये इसकी हत्या कर देता है गंगा किनारे, कड़ा में। कहाँ पर? कड़ा में, ठीक है। कड़ा एक स्थान है यूपी का। फिर अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। अब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। अलाउद्दीन प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? शांत रहो। देखो, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, ठीक है। अलाउद्दीन, अब भाई अलाउद्दीन फेमस क्या है, या इसे पढ़ना, इसका कार्यकाल भी देखो बढ़ा रहा है, ठीक है। कहाँ से 1296 से 1316 ईस्वी, लगभग 20 वर्ष, लगभग 20 वर्ष रहा है इसका कार्यकाल। देखो अलाउद्दीन खिलजी ये सरसा में क्यों रहता? ये भाई सरसा में क्यों, या ये मतलब इसे पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों? देखो, इसने जो प्रशासनिक सुधार किए ना, प्रशासनिक क्या कह सकते हैं, प्रशासनिक सुधार, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। मतलब इससे पहले किसी ऐसे कोई ऐसा शासक नहीं था। देखो, इससे पहले हम गुलाम वंश पढ़ चुके। गुलाम वंश में भी खिलजी जितना, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जितना कोई शक्तिशाली शासक नहीं बना। इसका साम्राज्य भी बड़ा था, इसका साम्राज्य भी, और इसने महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार की। महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार, मतलब सुधार कार्यों के लिए इसे पढ़ा जाता है। किस लिए? सुधार कार्य, ठीक। तो देखो, पहले इसकी हम उपाधियां देखते हैं। क्या देखते हैं? उपाधियां। मतलब ये कौन कौन सी उपाधियां धारण करता है, ये कौन कौन सी उपाधि? देखो, इसकी उपाधि क्या है। ये एक सिक्का, देखो पहले सिक्के चल रहे, इसके नाम का सिक्का। तो ये सिक्के पर क्या लिखवाता है? सिकंदर सानी। क्या लिखवाता है? सिकंदर सानी, या फिर आप कह सकते हो सिकंदर द्वितीय। क्या कह सकते हो? देखो, सिकंदर कौन था? एक विश्व विजेता था। ये भी अपने आप को दूसरा विश्व विजेता कहता है। ये भी दूसरा, खुद को क्या कह रहा है? दूसरा विश्व विजेता। मतलब इसकी भी योजना थी कि भाई विश्व पर अटैक किया जाए और उसे अपने अधीन लिया जाए या जीता जाए, ठीक है, विश्व का सम्राट बना जाए, ठीक है। देखो, इसके दरबार में एक थे अमीर खुसरो। कौन थे? राइटर, लेखक है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। देखो, अमीर खुसरो एक पुस्तक लिखते हैं। अमीर खुसरो एक पुस्तक लिखते हैं, खजाइन उल फुतूह। क्या? खजाइन उल फुतूह। देखो, पुस्तक का नाम अब याद रख लेना, महत्वपूर्ण पुस्तक है। हमारे अंदर तो एक ही पुस्तक दी हुई है, लेकिन देखो, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था, ये आप देख लो, तोताए हिंद। क्या? तोताए हिंद। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? तोताए हिंद क्यों कहा जाता था? एक, इसने कई शासकों का कार्यकाल देखा था, इसने कई शासकों का कार्यकाल, और इसे मतलब हिंदी, उर्दू, कई शब्दों की जानकारी थी, मतलब शब्दकोश इसका मजबूत था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? तोताए हिंद। देखो, इसने क्या पुस्तक लिखी है? खजाइन उल फुतूह। इसमें ये देखो, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां बता रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां बता रहे हैं। अब इस पुस्तक, ये क्या है? खजाइन उल फुतूह। क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। इस पुस्तक का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर
खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद, तोताए हिंद। देखो पहला क्या उपाधि मिलती है, मतलब पहली उपाधि आप देखो, विश्व का सुल्तान। क्या कह रहा है ये? विश्व का सुल्तान। विश्व का सुल्तान। देखो उपाधि में ही भारत का राजा। देखो हमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखो जैसे कि हम देखो कई किसी, जैसे कि ग्वालियर का शासक, बंगाल का शासक, महाराष्ट्र का शासक, राजस्थान के शासक, ऐसे देखते हैं। लेकिन ये देखो अपने आप में क्या बता रहा है कि विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान उपाधि, मतलब एक बहुत बड़ी उपाधि है विश्व का सुल्तान। दूसरी उपाधि देखो, इस खजाइन उल फतह, इस पुस्तक में कौन सी उपाधि मिलती है? विश्व का सुल्तान। दूसरी, जनता का सरवाहा, जनता का सरवाहा, सरवाहा। समझ रहे हो आप? बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की है जनता का सरवाहा। ठीक, देखो इसके बाद खलीफा, एक महत्वपूर्ण पद होता है इस्लाम धर्म में। देखो पहले खलीफा के बारे में हम समझ लेते हैं, ये मिटा देता हूं। पहली उपाधि, इसके सिक्के पर क्या मिलती है? सिक्के पर क्या मिलती है? सिकंदर द्वितीय, या क्या कह सकते हैं आप, सिकंदर सानी। ठीक है, इसकी उपाधियां महत्वपूर्ण है। देखो विजयों का तो हमारे मतलब आपकी पुस्तक में उल्लेख नहीं है, लेकिन इसकी उपाधियां और इसके कार्य ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक में यही दिया हुआ है। ठीक है, देखो एक इसकी उपाधि देखते हैं, उससे पहले देखते हैं हम खलीफा। क्या? खलीफा। समझ रहे हो? देखो खलीफा, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? 612 ईस्वी में। किसने की? पैगंबर साहब ने। देखो पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में इस्लाम भाई संभाले कौन? समझ रहे हो? मतलब उसका कार्य, उसमें महत्वपूर्ण पद, जैसे कि हिंदू धर्म में कैसे होते हैं ब्राह्मण। ठीक है, मतलब एक धार्मिक बड़ा पद है। क्या कह सकते हो आप? पैगंबर साहब के बाद, पैगंबर साहब के बाद कोई पैगंबर नहीं बना। क्या पद? एक पद बनाया, खलीफा। ठीक है, मतलब सभी की इच्छा से एक खलीफा बनेगा और वह निर्धारित करेगा कि भाई इस्लाम का प्रचार है वगैरह, मतलब किसी धार्मिक संस्था का मालिक कह सकते हो आप, खलीफा। समझ रहे हो आप? खलीफा। देखो खलीफा, भारत पर अटैक हमने कल पढ़ा था, भारत पर अटैक 637 ईस्वी किसके समय हुआ था? उमर खलीफा के समय। किसके समय हुआ था? उमर। असफल मैं अभियानों की बात कर रहा हूँ, किसके समय हुआ था? उमर खलीफा। समझ रहे हो आप? उमर खलीफा। खलीफा एक महत्वपूर्ण पद है। खलीफा आपको समझ में आ गया? देखो अब क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, खलीफा खलीफा के पद को मान्यता दे देता है। भाई खलीफा हमारा धार्मिक रक्षक है, जो है मतलब संस्था का मालिक है, ये इसे मान्यता प्रदान करता है और ये खलीफा इसे एक उपाधि देता है। ठीक है, या खलीफा से अलाउद्दीन खिलजी एक उपाधि प्राप्त करता है। कौन सी उपाधि प्राप्त करता है? देखो यस्मीन उल खिलाफत। कौन सी? यस्मीन उल खिलाफत। यस्मीन उल खिलाफत। देखो ये बहुत बड़ी उपाधि है। देखो इसमें और हम जोड़ देंगे यस्मीन उल खिलाफत नासिरी। क्या? नासिरी अमीर उल मोमिन, अमीर उल मोमिनीन, यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन। खलीफा से क्या उपाधि धारण करता है? यस्मीन उल खिलाफत। देखो टुकड़ों में याद कर लेना, यस्मीन उल खिलाफत नासिरी। देखो नासिरी अलग से याद करना, यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन। मतलब क्या कह सकते हो कि खलीफा का बायां हाथ। कौन सा?
ठीक है, खलीफा का राइट हैंड, क्या राइट हैंड। ठीक है। अब फिल्मों में नहीं देखते कि खलीफा भाई ये मतलब विलेन का राइट हैंड है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसी प्रकार ये खलीफा का क्या था, राइट हैंड, ठीक है, समझ रहे हो आप। देखो ये उपाधि है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसके साम्राज्य विस्तार, क्या साम्राज्य विस्तार, ठीक। देखो साम्राज्य विस्तार में अलाउद्दीन खिलजी के 3 महत्वपूर्ण आक्रमण या महत्वपूर्ण अभियान पढ़ते हैं हम, क्या देखो आप याद है, ट्रिक से चाहो तो एक ट्रिक से याद रख सकते हो, गुड़सी, क्या गुड़सी, आप याद रख सकते हो गुड़सी। देखो गुड़सी में क्या याद रखना आपको, सबसे पहला अभियान गुजरात, क्या गुजरात अभियान। देखो जीतता तो अलाउद्दीन खिलजी है, हमें बस अब जीतेगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। 3 अभियान ही पढ़ रहे हैं, वैसे महत्वपूर्ण तो आपके अंदर तो शॉर्ट दिया है, हम शॉर्ट में देख लेंगे। देखो ये अटैक कब करता है, 1299। शासक कब बन रहा है, 1296। अटैक कब कर रहा है, 1299 ईस्वी। देखो 1299 में अटैक करता है। गुजरात का शासक कौन होता है, राजपूत शासक होता है। कौन होता है, राजपूत। देखो राजा का नाम क्या है, कर्णदेव। क्या नाम है, कर्णदेव बघेला। कर्णदेव पूरा नाम क्या, कर्णदेव बघेला। कर्णदेव, इधर देखो अलाउद्दीन खिलजी 1299 में गुजरात पर अटैक करता है, मतलब अपना विजय अभियान चलाता है। हम इसके विजय अभियान पढ़ रहे हैं। 1299 में आक्रमण करेगा राजपूत शासक कर्णदेव बघेला पर। किस पर, कर्णदेव बघेला पर। देखो इसमें कर्णदेव बघेला हार जाता है, कर्णदेव बघेला हार जाता है। यहाँ से इसे बहुत अधिक धन संपदा प्राप्त होती है गुजरात से। देखो गुजरात से हम शुरुआत से पढ़ चुके, क्या कह सकते हैं हम, मोहम्मद गौरी है, उससे पहले मोहम्मद गजनवी है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, उसमें से उसका महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर। किस पर, तो देखो ये भी कहा आक्रमण कर रहा है, गुजरात पर। क्या प्राप्त होता है, अधिक धन संपदा प्राप्त होती है, धन संपदा, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं अधिक धन संपदा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अधिक धन संपदा। देखो एक व्यक्ति, अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से एक व्यक्ति प्राप्त होता है जिसका नाम, मतलब इस गुजरात अभियान से एक व्यक्ति प्राप्त होता है, मलिक काफूर। क्या नाम है, मलिक काफूर। देखो ये पहले हिंदू था, इसके बाद धर्म परिवर्तन करता है और मुसलमान बन जाता है, ठीक है, मतलब धर्मांतरित होता है ये व्यक्ति, ठीक है। देखो 1000 दिनार में ये यहाँ से खरीदता है इसे, मलिक काफूर को। कितने, 1000 दिनार में। कितने, 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को गुजरात अभियान के तहत, मतलब उस जब ये गुजरात अभियान पर होता है तब इसे खरीदता है, ठीक है। ये पहले हिंदू धर्म में था, उसके बाद धर्म परिवर्तन करके क्या बनता है, मलिक काफूर इस्लाम धर्म अपना लेता है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्यों, क्योंकि अब अलाउद्दीन खिलजी कहीं आक्रमण नहीं करेगा, इसके बाद में सब जो आक्रमण करेगा वो मलिक काफूर करेगा दक्षिण भारत पर। किस पर, देखो दक्षिण भारत पर महत्वपूर्ण 3 आक्रमण। देखो पांडे, होयसल और देखो पांडे, होयसल और देवगिरी। किस पर, देवगिरी। कौन आक्रमण करेगा अब, ये दक्षिण भारत के राज्य है, दक्षिण भारत के शासक है, दक्षिण भारत के वंश है, इन पर कौन आक्रमण करेगा, मलिक काफूर। कौन करेगा, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, सेनापति, सेनानायक बनकर ये इसका आक्रमण करता है। ये पांड्यों को हराता है, होयसल और देवगिरी पर भी। देखो एक समय तो क्या होता है कि जब ये मलिक काफूर आक्रमण करता है तब दक्षिण भारत का कोई शासक देवगिरी या होयसल, ठीक है, इसमें से एक शासक तो उन्हें अपनी स्वर्ण
स्वर्ण क्या कहते हैं हम, सोने की मूर्ति बनाकर, स्वर्ण मूर्ति बनाकर गले में चैन, और ये दर्शाता है कि मैं आपका गुलाम हूं, और उसे भेंट कर देता है अलाउद्दीन खिलजी को। समझ रहे हो? स्वर्ण मूर्ति बनाकर खुद की उसे भेंट कर देता है। मतलब मलिक काफूर अपना धर्म परिवर्तन करता है, इस्लाम में जाता है, मतलब इसे 1000 दिनार में खरीदता है, और इसके द्वारा फिर दक्षिण भारत के विजय अभियान चलाता है। ठीक है, वैसे ये आपकी पुस्तक में नहीं दिए हुए, ऐसे ही बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखो पहला अभियान हमने कौन सा पढ़ा, गुजरात 1299, कर्ण क्या नाम है, कर्णदेव बघेला, इसे हराता है। इसके बाद देखो, इसके बाद दूसरा अटैक किस पर करेगा ये, देखो गुरची। ठीक है, गुरची, हरा का मतलब रणथंभौर, किस पर, थंभौर, रणथंभौर पर। रणथंभौर का अभियान कब किया, 1301 में। कब किया, 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में किया। इसके बाद में देखो गुरची, चित्तौड़गढ़, तीसरा कौन सा है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ वाली कहानी तो आपको पता होगा, रानी पद्मिनी। ठीक है, तो उसके बारे में मुझे तो कोई बताने की जरूरत है नहीं, और वैसे उस पर फिल्म भी बनी है, आप देख सकते हो। 1303 का अटैक है, कब किया इसने, 1303 में। देखो इसके बाद क्या है, इसके प्रशासनिक सुधार पढ़ते हैं। देखो बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं इसके प्रशासनिक सुधार, इसके प्रशासनिक सुधार बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना रहता है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कार्य पढ़ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कार्य। सबसे पहला देखो, मतलब हम कह सकते हैं कि ये राजस्व सुधार है। क्या, राजस्व सुधार, मतलब आप कह सकते हो कि राजस्व सुधार मतलब धन में वृद्धि। ठीक है, देखो प्रशासन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पैसा। ठीक है, अगर पैसे बहुत सारे होंगे तो आप सेना बड़ी रख सकते हो। ठीक है, अगर पैसा होगा तो आप प्रशासन मतलब सैनिकों को नगद वेतन दे सकते हो, अन्य वस्तुएं हथियार वगैरह आप बना सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहला ये कार्य क्या करता है, आपको वैसे विशेष रूप से 4 कार्य याद करने, कितने, 4। देखो 4 इसके प्रमुख कार्य है। अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक सुधार के लिए कितने कार्य करता है, 4। इस पर प्रश्न भी बनेगा। ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। क्या बनेगा, टिप्पणी। ठीक है, आप सिंपल रूप से याद कीजिए। पहला क्या करता है ये कि अमीर वर्ग से संपत्ति जब्त कर लेता है। किस वर्ग से, अमीर वर्ग। अमीर से मतलब धनवान नहीं है, यहाँ पर क्या है, उच्चतम पद है। ठीक है, अमीर एक पद होता था। अमीर वर्ग से उसकी संपत्ति जब्त कर लेता था। क्या, संपत्ति जब्त, मतलब उनसे पैसे हड़प लेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसी में हम देखेंगे खालसा भूमि पर अधिकार। खालसा भूमि पर अधिकार और उसे कृषि योग्य बनाना। उसे क्या बनाना, कृषि योग्य। उसे क्या बनाना, कृषि योग्य बनाना। ठीक है, उसे क्या करेगा ये, कृषि योग्य। अब ये कृषि योग्य क्यों बनाएगा, मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा फसल होगी तो ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। कृषि योग्य बनाएगा तो क्या उससे प्राप्त होगा, अधिक राजस्व प्राप्त होगा। अधिक राजस्व प्राप्त होगा। देखो नेक्स्ट बिंदु में हम देखेंगे एक राजा को क्या चाहिए, मतलब एक जो शासक है, एक शासक व्यक्ति है, मतलब एक सम्राट है, सुल्तान है, वो क्या करेगा। अब देखो हमने पहले ही गुलाम वंश में देखे कि 40 गुट इतना मजबूत हो जाता है कि वो कुछ ही समय में मतलब शासक बदलता है। ठीक है,
मतलब देखो ये क्या कर रहा है कि अमीर वर्ग से सबसे पहला कार्य इसने क्या किया कि अमीर वर्ग से उसकी संपत्ति जब्त कर ली। अब अमीरों के पास पैसे ही नहीं रहे, मतलब जो बड़े अधिकारी है उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, तो सबसे पहले वो कमाने के लिए देखो, अगर व्यक्ति के पास पैसे है तो वो पार्टियां करेगा, मीटिंग क्या करेगा, विद्रोह पनपेगा, ठीक है, राजा के खिलाफ षड्यंत्र होंगे। तो उसने क्या किया, उनसे पैसे ही छीन लिए। अब अमीर वर्ग भी साधारण है, अमीर वर्ग भी साधारण है। देखो इसके बाद ये क्या करता है कि दिल्ली में मद्यपान निषेध करता है। मद्यपान मतलब शराब पर रोक लगा देता है कि दिल्ली में अगर कोई शराब पिएगा, ठीक, तो उसे कठोर सजा होगी। देखो राजा के खिलाफ कहाँ विद्रोह होंगे, 4 बड़े व्यक्ति इकट्ठे होंगे, 4-10 बड़े व्यक्ति इकट्ठे होंगे, फिर वो राजा के खिलाफ क्या चढ़े, मद्य निषेध पर मतलब शराब पीने पर रोक लगा दी। शराब पिएंगे तो वो राजा के खिलाफ बातें करेंगे, मद्य निषेध, मद्य निषेध मतलब शराब पीने पर क्या लगा दी, पाबंदी। उसके बाद ये तीसरा कारण क्या करेगा, अब शराब तो चलो, शराब तो रोक लगा दी, लेकिन उसे पिएगा, लोग तो पिएंगे भाई, क्यों चुप के पिएंगे, तो इसलिए उसने क्या लगा दिए, गुप्तचर। क्या, उसकी गुप्तचर प्रणाली मजबूत बना दी। गुप्तचर प्रणाली का क्या कर दिया, गुप्तचर प्रणाली का गठन कर दिया, ठीक है, गुप्तचर प्रणाली का गठन। देखो आज तो हम क्या लगाते थे, कैमरे लगाते थे जगह जगह पर, टीवी मतलब क्या कहते हो, मॉल, सिनेमा हॉल, जहां भी देखो आप कैमरे लगे होते। लेकिन पहले क्या था कि गुप्तचर प्रणाली होती थी, समझ रहे हो आप। अब देखो सौदा कारण मतलब सौदा सुधार कह सकते हो आप। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगा दी। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप मतलब जो उच्च अधिकारी है उन्हें आपस में मिलने ही नहीं दिया जाए, परस्पर मेल मिलाप पर रोक, मेल मिलाप पर रोक। 4 कारण आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं अन्य कारण। क्या देखना है, अन्य कारण। देखो मुख्य रूप से आपने 4 तो हमने पढ़ लिए। अलाउद्दीन क्या था, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखो अब भाई अंदर तो इसने बना दिया कि भाई पुलिस गुप्तचर मतलब क्या कर सकते हो, गुप्तचर बना दिए, मद्य निषेध कर दिया, अमीरों से संपत्ति छीन ली। अब देखो बाहरी सुरक्षा भी तो चाहिए, मतलब अन्य सुधार भी तो देखने पड़ेंगे इसके। तो अन्य सुधार में ये क्या करता है कि पुलिस विभाग का गठन करता है। भाई बाहरी सुरक्षा भी तो चाहिए, किस विभाग का गठन करता है, पुलिस विभाग का गठन करता है। उसके बाद में इसकी डाक व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। क्या थी, डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था में देखो भाई शराब पीने पर निषेध लगा दिया है, भाई क्या दारू कोई नहीं पिएगा, ठीक है, शराब नहीं पिएगा, लेकिन उसकी जानकारी तो चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, भाई गुप्तचर बिठा लिए, लेकिन मैसेज तो पहुंचाने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो इसने क्या कर लिया, डाक व्यवस्था मजबूत बना ली। समझ रहे हो आप। देखो डाक व्यवस्था के बाद भाई देश के मतलब बड़े स्तर पर इसने मतलब जहां इसकी राजधानी है दिल्ली, वहां तो इसने व्यवस्था कर दी। प्रांतों में भी लगा दी गई है। तो इसने क्या किया कि प्रांतों में भी गुप्तचर व्यवस्था लगा दी। प्रांतों में भी गुप्तचर व्यवस्था। देखो इसके बाद अब इसने पुलिस भी लगा दी, डाक भी लगा दिया, प्रांतों में भी गुप्तचर, केंद्र में भी गुप्तचर, ठीक है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सेना की, मतलब पदों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई सेना तो चाहिए। तो ये देखो नए पद क्या करता है, सृजित करता है, ठीक है, नए पद निर्माण करता है। मतलब इससे पहले जो शासक रहे वो नहीं बना सके, ये बना रहा है, तो अभी इसी के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसका पहला पद दीवान रियासत। क्या था, दीवान रियासत। पहला पद हम पढ़ेंगे दीवान रियासत। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। दीवान रियासत का क्या कार्य था, देखो दीवान रियासत का क्या कार्य था, व्यापार पर नियंत्रण। किस पर नियंत्रण,
व्यापार पर नियंत्रण। दीवानी रियासत देखो, इसके पास क्या है, बड़ी सेना है, बड़ी सेना होगी। बड़ी सेना के लिए देखो क्या होता था कि आज भी होती है कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, ठीक है। इसके लिए बाजार पर नियंत्रण चाहिए, तो इसने एक पद सृजित किया, दीवान रियासत, जो क्या करता था, व्यापार पर नियंत्रण, व्यापार पर नियंत्रण करता था। देखो उसके बाद है दूसरा पद, देखो साहाना। क्या? साहाना। साहाना या फिर इसका अन्य नाम आप क्या कह सकते हो, दंडाधिकारी। दंड अधिकारी, दंडाधिकारी। इसका क्या कार्य होता था, देखो दंडाधिकारी क्या करता था, इसे हम कह सकते हैं कि बाजार का दरोगा था। बाजार का दरोगा, बाजार का मतलब आप कह सकते हो इंस्पेक्टर, जो जांच करेगा, घूम घूम के जांच करेगा कि भाई कोई ज्यादा कम तो नहीं तोल रहा है, कोई कह सकते हो आप, मतलब कोई मुनाफेखोरी या कालाबाजारी कोई ज्यादा अन्न इकट्ठा तो नहीं कर रहा है, मतलब अन्न इकट्ठा करेगा, ठीक है। कोई देखो कोई धनवान व्यक्ति है, वो अन्न को बहुत बड़े पैमाने पर खरीद कर अपने गोदामों में भलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता था, साना या दंडाधिकारी ऐसे किसी पर रोक मतलब जांच पड़ताल करता था, ठीक है, और गुप्तचरों या डाक व्यवस्था के द्वारा उसकी सूचना सुल्तान तक पहुंचाता था, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है, एक पद और है, मुहतसिब। क्या? मुहतसिब, मुहतसिब, मुहतसिब। अब इसका क्या कार्य था, आम जनता का रक्षक। क्या कह सकते हो, जनसाधारण का रक्षक या नाप तौल का निरीक्षण करने वाला। देखो साधारण जन का, साधारण जनता का रक्षक, साधारण जनता का रक्षक, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, नाप तौल का निरीक्षण करने वाला। नाप तौल का निरीक्षण करने वाला, नाप तौल का निरीक्षण करने वाला, नाप तौल का करने वाला। इसके बाद देखो एक और, बरीदे मुमालिक। क्या? बरीदे मुमालिक। ये देखो इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि बरीद क्या है, बरीद मुमालिक। बरीद मुमालिक क्या है, गुप्तचर। क्या है? गुप्तचर, ठीक है। बरीद मुमालिक मतलब जो गुप्तचर है, जैसे हमने 10 गुप्तचर लगा दिए तो उनका हेड तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बरीद मुमालिक कहलाता था। क्या? मुमालिक, समझ रहे हो, बरीद मुमालिक। इसके बाद देखते हैं हम आर्थिक सुधार। ये चारों पद महत्वपूर्ण है, जो इससे पहले नहीं थे। किसने बनाए? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो दीवान रियासत, उसके बाद साहना या फिर दंडाधिकारी, उसके बाद मुहतसिब, उसके बाद बरीद मुमालिक। देखो दीवान रियासत व्यापार पर नियंत्रण, व्यापार पर नियंत्रण मतलब विदेशी वस्तुएं, स्थानीय वस्तुएं, एक बाजार, ठीक है, बाजार में आएंगी। साहना या दंडाधिकारी, बाजार का दरोगा बना दिया इसने, इंस्पेक्टर बना दिया। मुहतसिब, साधारण जनता का रक्षक। देखो व्यापार पर नियंत्रण कर लिया, बाजार का दरोगा बना लिया। अब किसकी जरूरत है? साधारण जनता की रक्षा के लिए। भाई एक व्यक्ति तो चाहिए जो साधारण जनता की रक्षा करे या नाप तौल का निरीक्षण करे, तो इसने किसे बना दिया? मुहतसिब नाम का पद बना दिया, ठीक है। बरीद मुमालिक, गुप्तचर। देखो इसके बाद देखते हैं आर्थिक सुधार। क्या देखते हैं? आर्थिक सुधार। ये हमने क्या पढ़ा? महत्वपूर्ण पद जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सृजित किए गए या बनाए गए थे। इसके बाद देखते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। क्या प्रश्न आएगा? आर्थिक सुधार। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। देखो अलाउद्दीन खिलजी पर अगर 1 पेज का भी 2 पेज का भी प्रश्न आए, बड़ा प्रश्न, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी चाहिए, मतलब
लिखने के लिए, ठीक है। आप एक बड़ा उत्तर भी लिख सकते हो। देखो आर्थिक सुधार में क्या, ये पहला शासक था, ये पहला शासक था जिसने सेना को नकद वेतन दिया, मतलब आप कह सकते हो कैश रुपए। सेना को, जो सेना का वेतन होता है, सेना का वेतन, उसने पहला ये शासक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने नकद वेतन दिया। जिसने क्या किया, देखो इसका अन्य कार्य, आर्थिक सुधार में अन्य कार्य क्या है, कालाबाजारी, कालाबाजारी, या फिर क्या कर सकते हैं, मुनाफाखोरी, इन सब पर रोक लगा दी। क्या कर दिया, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, इन सब पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। इसके बाद में देखो मोल भाव फिक्स कर लिए। तीसरा क्या देखोगे आप, मोल भाव फिक्स कर लिए, मतलब कैसे, मोल भाव फिक्स कैसे कर लिए, निश्चित कर दिए या फिक्स कर दिए। अब इसमें देखो, इस मोल भाव, इस जो भाव है, जैसे कि कोई वस्तु 10 रुपए केजी बिक रही है, तो वो बस अब 10 रुपए केजी ही बिकेगी, ठीक है। इसने निश्चित कर दिया, मतलब अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए कोई व्यक्ति सस्ते में वो खरीद सकता है, ठीक है। तो इसने निश्चित कर लिया, भाई बड़ी सेना है इसके पास, या फिर कोई व्यक्ति किसी कम भाव में खरीदी हुई वस्तु को बड़े 10 रुपए खरीद कर 30 रुपए बेच सकता है। तो इसने क्या कर दिया कि मूल भाव निश्चित कर लिए, ठीक है। अब वो व्यक्ति उतने में, जितने में खरीदने की भी निश्चित कर ली, बेचने की भी निश्चित कर ली। इससे क्या हो गया कि भाई सेना को नकद वेतन देने में आसानी। अगर आपको ही पूरा राशन, एक महीने का राशन मान लो 200-500 रुपए में मिल जाए, तो सेना को अगर ये वेतन 700-800 देगा तो चलेगा, उसका कार्य चलेगा ना, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके बाद देखो इसने एक बाजार की व्यवस्था की, एक बाजार का क्या नाम है, सराय ए अदन। क्या, सराय ए अदन। इसमें क्या होता था, सराय ए अदन, स्थानीय या विदेशी वस्तुएं सब यहाँ पर आती, सराय ए अदन। और हम पहले ही पढ़ चुके कि बाजार का दरोगा वगैरह पद पहले से सज्जित किए हुए थे। अब वस्तुएं आएंगी तो सब उनकी नजर से जाएगी, ठीक है, फिर उनका भाव वगैरह सब निश्चित है। तो अब देखो सेना पर कम खर्च होगा, समझ रहे हो आप। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कार्य। क्या देखते हैं, निर्माण कार्य, अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कार्य, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य कला में क्या बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण कार्य में देखो आप, निर्माण कार्य में देखो अलाई दुर्ग क्या बनाया, अलाई दुर्ग का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया, किस दुर्ग का निर्माण कराया, अलाई दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कोशेश्वरी। क्या, कोशेश्वरी। क्या, कोशेश्वरी। देखो इसके कितने दरवाजे थे, इसमें 7 दरवाजे थे। कितने द्वार थे, 7 द्वार थे। कितने दरवाजे थे इसमें, 7। किस दुर्ग का निर्माण करवाया है, किस दुर्ग का निर्माण करवाया है, अलाई दुर्ग का अन्य नाम क्या है, कोशेश्वरी। देखो कोशेश्वरी इस किले, मतलब ये दुर्ग है, इस किले को और किस नाम से, कुशु के सिरी। क्या, कुश के सिरी भी कहा गया है। कुश के क्या नाम, इसका अन्य नाम मिलता है कुश के सिरी, ठीक है। देखो इसका निर्माण इसने कब करवाया था, 1303 में करवाया था। कब करवाया था, 1303 में करवाया था। देखो कहाँ चल रहे थे हम, निर्माण कार्य। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दुर्ग बनवाया या अलाई किला बनवाया। इसका अन्य नाम क्या है, कोशेश्वरी भी है, और इसे कुश के सिरी भी क्या कहते हैं, कुश के सिरी भी कहते हैं। इसमें 7 द्वार है। इसका निर्माण 1303 में करवाया। कब करवाया, 1303 में। देखो अब अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है इसकी मृत्यु, 1316 में मृत्यु, 1316 ईस्वी। अब इसके बाद कौन शासक बनेगा, इसके बाद शासक बनता है कुतुबुद्दीन। इधर देखो,
इसके बाद शासक बनेगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी या खिलजी, ठीक है। कब से कब तक? देखो इसका शासनकाल कब रहता है? 1316 से 1320। कहां से कहां तक? 1316 से 1320 में। देखो अब ये शासक बन गया। इसके पिता मतलब क्या कह सकते हैं हम, अलाउद्दीन खिलजी का शासन कठोर था, कठोर शासक था, ठीक है। तो ये सबसे पहले ही देखो ये शासक बन गया है 1316 में। ये शासक बनते क्या करेगा? अपने पिता के जो आदेश थे, पिता के आदेश, उन सबको रद्द कर दिया। उन सबको क्या किया? रद्द मतलब हटा दिया इसने। क्या कर दिया? पिता के कठोर आदेश थे, उससे क्या कर दिया इसने? शासक बनते क्या कर दिए? हटा दिए। इसके बाद ये क्या करेगा? देखो ये एक बहुत बड़ी घोषणा करता है जो लगभग दिल्ली सल्तनत में अभी तक किसी शासक ने की, किसी ने नहीं की। इसने क्या कहा? इसने तो अधिक कर दी, मतलब आप कह सकते हो कि इसने खुद को ही बता दिया कि मैं खलीफा हूं। कौन हूं? खलीफा। इस्लाम का धार्मिक गुरु बता दिया इसने खुद को। क्या इसने क्या कहा कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खलीफा है। कौन है? खलीफा। देखो इसने कौन सी उपाधि धारण की? उपाधि देखो, इसकी उपाधि महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न क्या बनेगा कि वह कौन सा शासक है? खिलजी वंश का वह कौन सा शासक है जिसने खुद को खलीफा बताया या खलीफा घोषित किया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। देखो इसने एक उपाधि धारण की, उल वासिक बिल्ला। उल वासिक बिल्ला। क्या? उल वासिक बिल्ला। उल वासिक उपाधि आप याद कर लेना। उल वासिक बिल्ला। पिता के आदेशों को रद्द किया, खुद को खलीफा घोषित किया। देखो इसके बाद अंतिम शासक है खिलजी वंश का। इसके बाद कब बनेगा? 1320 में। कब? 1320 में। 1320 में शासक बनेगा नासिरुद्दीन खुशवर शाह खिलजी। क्या? नासिरुद्दीन खुशवर शाह खिलजी। खुशवर शाह खिलजी कब शासक बनेगा? 1320 में। और 1320 में ही इसकी हत्या कर दी जाएगी। अब इसके बारे में तो फिर महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि भाई ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसका नाम आप याद रख लेना, नासिरुद्दीन खुशवर शाह खिलजी, ठीक। कब शासक बन जाता है? 1320 में। इसके बाद हम अगला वंश पढ़ेंगे, ठीक है, कल के वीडियो में।